दोस्तों नमस्कार। पिछली बार तक हमने जितने भी अपने वीडियोस अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में डाले हैं उन सबका संबंध कहीं ना कहीं क्लासिकल समाजशास्त्र और क्लासिकल थियरिस्ट के साथ में रहा है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खाइम, आगस्त कुंत जैसे विचारकों को विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में हमने समझने की कोशिश की। एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जितने भी क्लासिकल समाजशास्त्री हैं इनकी छाया समाजशास्त्र के विकास के संदर्भ में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये इस प्रकार का संदर्भ है जिस संदर्भ को हमें इग्नोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद के समाजशास्त्रीय विकास में ऐसी अनेक परिघटनाएं अस्तित्व में आती हैं जिन परिघटनाओं का विश्लेषण, जिनकी व्याख्या करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि हम समाजशास्त्र के विकास के नए संदर्भों को और जो समकालीन समाजशास्त्री हैं, यहाँ तक कि जो वर्तमान पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं, वो चाहे किसी भी देश के हों, उनकी वैचारिकी को, उनके दृष्टिकोण को और उनके संदर्भों को समझा जा सकता है। हम एक बार फिर याद दिलाने की कोशिश करें कि सामाजिक व्यवस्था में, विश्व सामाजिक व्यवस्था में जो तर्क का युग है वह तर्क का युग प्रारंभ होता है फ्रांस की राज्य क्रांति से। तो फ्रांस की राज्य क्रांति हमें तर्क के युग की तरफ ले जाती है और ऐसे अनेक मूल्यों को हमारी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनाती है जिसके आधार पर हम आधुनिकता की व्याख्या कर सकते हैं और आधुनिकता के विकास के संदर्भों को भी हम परख सकते हैं। लेकिन इस आधुनिकता के संदर्भों को समझने की कोशिश करते हुए हमें 20वीं शताब्दी की कुछ परिघटनाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। वे परिघटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक सेकंड लूं। में हमें 20वीं शताब्दी की जो परिघटना है उन परिघटनाओं का विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना, उनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 20वीं शताब्दी के संदर्भ में 3 परिघटनाओं को प्रारंभिक स्तर पर जानने की जरूरत है। पहला, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। दूसरा, सोवियत संघ के अंदर होने वाली अक्टूबर क्रांति, जिसने कि पूंजीवादी व्यवस्था के सामने समाजवादी व्यवस्था को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया और एक नई तरह के राजनीतिक अर्थवाद को प्रस्तुत करने की एक बहुत सफल कोशिश इस क्रांति के माध्यम से हुई। इस क्रांति के उपरांत और प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत हमें आर्थिक मंदी का एक लंबा दौर देखने को मिलता है, जो आर्थिक मंदी कहीं ना कहीं पूंजीवादी प्रणालियों में अनेक तरह के अंतर्विरोधों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन इसके साथ साथ सोवियत संघ में होने वाली जो समाजवादी क्रांति थी, उस क्रांति के संभावित परिणामों को लेकर पूंजीवाद के अंदर एक किस्म का, जिसको हम कहें, भय और असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है और उसके कारण कार्ल मार्क्स के अपने विचारकों और उनके अपने सिद्धांतों को एक आलोचनात्मक या निंदा के संदर्भ में, या एक ऐसे यथार्थ जिसको कि मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, के संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी दौर के अंदर एक ऐसा विचार भी उत्पन्न होता है जो ये स्थापित करने की कोशिश करता है
कि समाजवाद के विभिन्न मूल्य किस प्रकार के हैं, उन मूल्यों को किस तरह से हम एक यथार्थ रूप दे सकते हैं और इस तरह की व्यवस्था को नए संदर्भों के साथ मार्क्सवादी व्याख्या के अंदर, लेकिन मार्क्सवादी व्याख्या की परिधि के बाहर बिना उसके केंद्रीय विचारों से असहमति जताए स्थापित किया जा सकता है। वो विचारों के संदर्भ में भी और व्यवस्था के संदर्भ में भी इसे समझने की कोशिश की जाने लगी और इसको समझने की कोशिश का एक परिणाम हमें 1921 में मिलता है, 1921 में, जिसमें कि क्रिटिकल स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च, फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसको कि लोकप्रिय भाषा में कहते हैं, उसकी अपनी स्थापना होती है। अगर एक विचारधाराई संदर्भों के साथ हमें समझने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि 21 वर्ष समाज शास्त्र के क्षेत्र में ही नहीं कि समाज विज्ञान क्षेत्र में एक टर्निंग पॉइंट। एक्स जर्मन जो पैट्रियट थे हरमैन वेल, उनने फाइनेंशियल ग्रांट दे करके इस फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की। ये कई तरह के अंतर विरोधों के कारण लाइमलाइट में आया और उसके लाइमलाइट में आने का परिणाम ये हुआ कि फ्रैंकफर्ट स्कूल को, यानी क्रिटिकल स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च को जाना पड़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां पर इसने काम किया और ये स्कूल एक बहुत व्यापकता के साथ मार्क्सवाद, नव्य मार्क्सवाद और मार्क्सवाद की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं विद इन मार्क्सिज्म, उनको अभिव्यक्त करने में, उनकी व्याख्या करने में, उनके साथ एक असहमति का पक्ष भी स्थापित करने में यह सफल हुआ और इसे वैचारिकी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि वैचारिकी में तो इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिल गया, परंतु औपनिवेशिक मानसिकता के कारण और आधुनिकता की पूंजीवादी व्याख्या के कारण विभिन्न देशों के अंदर फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित जो विचारक थे, वे विचारक क्लासरूम ट्रांजैक्शन में और हमारे सिलेबस के अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सके। ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को केंद्र में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के औपनिवेशिक और विकासशील देशों के अंदर समाज विज्ञानों के विकास की चर्चा कर सकते हैं। अगर भारतीय समाजशास्त्र के विकास को, भारत में समाजशास्त्र के विकास को हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक निर्वचनात्मक या विवेचनात्मक समाजशास्त्र उपस्थित होता है, जिसमें हम इन थिंकर्स को पढ़ते तो हैं, इन विचारकों को समझने की कोशिश करते हैं, इन विचारकों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन विचारकों के चिंतन के आधार पर हम वर्तमान सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने का प्रयास नहीं करते। वह हमारी अपनी शिक्षा शास्त्र में अभी तक स्थान बना पाने में असमर्थ है और इसकी वजह यह है कि जैसे ही हम फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च की बात करते हैं, आलोचनात्मक समाजशास्त्र हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उपस्थित होता है, जो मार्क्सवादी चिंतन की परिधि को अपने अंदर समेटते हुए पूंजीवादी समाजशास्त्र और इससे संबंधित अवधारणाओं को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। हम इसके अंदर मैक्स हॉरिकमेयर, T.W. एडोर्नो, एरिक फ्रोम, हर्बर्ट मार्क्यूजे, लुई अल्थुजर, इवन फ्राइड, यूर्गन हैबरमास, इन सबको सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। ये विचारक इसके अंदर
शामिल हो जाते हैं और जो समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं और समकालीन समाजशास्त्रीय विचारक हैं, वे विचारक कहीं ना कहीं फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर जिस वैचारिकी को उत्पन्न किया गया, इन समाज वैज्ञानिकों ने जिस चिंतन को सामने रखने की कोशिश की, वह कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाता है। हाँ, मैंने फिर कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है कि समकालीन सामाजिक यथार्थ, समकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं को इन विचारकों के पृष्ठभूमि के साथ, इन विचारकों के आइडियाज के संदर्भ में समझने की, परखने की कोई अनुसंधान मूलक कोशिश हमारे सामने नहीं हुई है, और अगर वो हुई भी है तो इतनी कम है कि उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। अगर जो हुई भी है, उन्हें हमने अपने सिलेबस के अंदर और अपने शिक्षा शास्त्र के अंदर क्लासरूम ट्रांजेक्शन का हिस्सा नहीं बनाया है। ज्यूर्गन हैबरमास के विचारों में अगर हम चले जाएं तो ऐसा लगता है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो समूचा चिंतन है, वह चिंतन सुपर डिसिप्लिनरी थियरीज को जन्म देता है। एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी वैचारिकी जो सभी प्रकार के विषयों की सीमाओं को क्रॉस कर देती। तो एक सुपर डिसिप्लिनरी थियरी वहां पर उभर करके आती है। यानी इसमें आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, डिफरेंट डांस फॉर्म्स, फिलोसफी, रेडिकल किस्म के थियोलॉजिकल परसेप्शंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, कल्चर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे विषय शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुपर डिसिप्लिनरी थियरीज के अंदर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के भी अनेक पक्षों को शामिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सुपर डिसिप्लिनरी थियरीज हैं, इन्हें हम यूनिफाइड सिस्टम ऑफ सोशल साइंस नॉलेज का हिस्सा बना सकते हैं। एक ऐसी एकीकृत व्यवस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के समाज विज्ञान शामिल हैं और समाज विज्ञानों के इतर दर्शन, मानविकी, भाषा और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की विधाएं इसके अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। कुछ सवाल हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन सवालों के संदर्भ में हम क्रिटिकल स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च की चर्चा करने की जो हमारे अपने आगामी लेक्चर्स होंगे उसमें कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है जो इन सारे विचारकों के साथ जुड़ करके आता है। मैं उन इतिहासकारों और राजनीतिक वैज्ञानिकों के नाम नहीं ले रहा जिनके ऊपर फ्रैंकफर्ट स्कूल का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव देखने को हमको मिलता है। उन सब की चर्चा हम आने वाले अपने डेलीब्रेशंस में विभिन्न स्थानों पर करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन सवालों को खोजना आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है, और इसके लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल में अंतर्निहित जो वैचारिकी है उसकी हम किसी भी कीमत पर उपेक्षा नहीं कर सकते। पहला सवाल यह है कि डोमिनेंस का माने क्या है, प्रभुत्व का माने क्या है। मार्क्स ने प्रभुत्व की चर्चा मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म के उभार के संदर्भ में की थी कि किस तरह से एकाधिकारवादी पूंजीवाद हमारे सामने डेवलप होता है। लेकिन मार्क्स ये भी कह रहे थे उस समय कि पूंजीवाद के विकास के विदिन हमें कई तरह के अंतर विरोध देखने को मिलते हैं, जिसको कि यूनिटी ऑफ कंट्रोडिक्शंस या डायलेक्टिकल यूनिटी का शब्द प्रदान किया जा सकता है। यानी कैपिटलिज्म की व्याख्या हम डायलेक्टिक्स के संदर्भ के अंदर, कंट्रोडिक्शंस के संदर्भ में, और जो कंट्रोडिक्शंस हैं उनकी एकता के संदर्भ में, यानी यूनिटी ऑफ द अपोजिट्स के रूप में कर सकते हैं।
तो डोमिनेंस किस चीज का, डोमिनेंस किसके ऊपर? अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या डोमिनेंस की व्याख्या यानी प्रभुत्व की व्याख्या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के आधार पर ही की जा सकती है, कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? ये बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है डोमिनेंस का, प्रभुत्व को स्थापित करने का, पावर स्ट्रक्चर को लेजिटिमेसी देने का, और पावर स्ट्रक्चर को लोगों की चेतना का हिस्सा बनाने का। लेकिन ये डोमिनेंस फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों की दृष्टि में केवल कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ ही नहीं, इसके बियॉन्ड भी है, यानी संस्कृति के संदर्भ, राजनीति के संदर्भ, साहित्य के संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी के रूप में विभिन्न प्रकार के रोल मॉडल्स का उदय, विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के अंदर किस प्रकार से अथॉरिटेरियन डायमेंशंस डेवलप होकर के डोमिनेंस को लेजिटिमेसी देते हैं, सामाजिक संबंधों में यह डोमिनेंस किस तरह से उभर कर आता है, ये सारे पक्ष इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। यानी डोमिनेंस कंट्रोल की डिफरेंट फॉर्म्स केवल आर्थिकी का पक्ष नहीं है, यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, इथिकल, फिलोसॉफिकल, यहां तक कि थियोलॉजिकल डायमेंशंस को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करती है। और समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें इस प्रकार से डोमिनेंस को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह के प्रभुत्व का हिस्सा बन रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रभुत्व को हमारे हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे समूह के ऊपर किस तरह से स्थापित किया जा रहा है। कई तरह की डोमिनेंस की फॉर्म हमारे सामने देखने को मिल सकती हैं, उन सबको तलाशने की जरूरत है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ को हम इकोनॉमिक डोमिनेंस के एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं, जिसको कि एक नियो इंपीरियलिस्ट ट्रेंड के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। और अगर ये जो टैरिफ लागू हुआ है भारतवर्ष के ऊपर अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, इस टैरिफ को लागू हो जाने के बाद में सूरत के हीरा व्यवसायियों की या राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो श्रमिक हैं और जो उन लघु उद्योगों को ऑपरेट करने वाले मालिक हैं, जो अपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, प्रोडक्शन को विदेश में निर्यात करते थे, उन सब के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, यह अध्ययन अगर हमको करने की आवश्यकता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा अपना ध्यान फ्रैंकफर्ट स्कूल के इन विचारकों की तरफ जाना पड़ेगा। ये सबऑर्डिनेशन विद इन सबऑर्डिनेशन, ये भी हमको देखने की जरूरत होगी। डोमिनेंस के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं? उदाहरण के लिए हम भारतीय परिवार व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, लेकिन सामाजिक संबंधों के अंदर कौन किसको डोमिनेट कर रहा है? क्या वह डोमिनेशन जनरल डोमिनेशन का हिस्सा है या वह सिचुएशनल डोमिनेशन है? अगर वो सिचुएशनल डोमिनेशन है तो कब कब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इस डोमिनेशन को पैट्रियार्की की फॉर्म के रूप में हम फैमिली के अंदर उत्पन्न होने वाले वायलेंस के विश्लेषण के साथ जोड़ सकते हैं? और चूंकि इसमें पैट्रियार्कल स्टेट आ जाती है, तो पैट्रियार्कल स्टेट का डोमिनेशन और फैमिली के अंदर पैट्रियार्की, इसका डोमिनेशन, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो समन्वय है, वो किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को और वायलेंस अगेंस्ट वीमेन को लेजिटिमेसी प्रदान करता है।
मुझे लगता है कि इन सारे पक्षों की व्याख्या, इनका विश्लेषण आलोचनात्मक संदर्भों के साथ हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसका विश्लेषण करने का हमें प्रयास किया जाना चाहिए, जिस प्रयास में अनुभवी के पक्ष भी शामिल हो और मेथोडोलॉजी के पक्ष भी शामिल हो। ये मेथोडोलॉजी साक्षात्कार के ऊपर, प्रश्नावली के ऊपर, मात्र अवलोकन के ऊपर, इन सब के साथ मिलकर के नहीं की जा सकती। ये अध्ययन के लिए इन एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजिकल डायमेंशन होंगे। हमें एक डीप किस्म का फील्ड वर्क करने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, हमें उस डीप फील्ड वर्क को समझने के लिए स्वयं की एथनोग्राफी को, रिसर्चर को अपनी एथनोग्राफी को समझना चाहिए। जो कंटेंट एनालिसिस और केस स्टडीज हैं, उन कंटेंट एनालिसिस और केस स्टडीज के डीप रूटेड कैरेक्टर को हमें समझने की जरूरत है। दूसरे रूप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च को वर्चस्व प्रदान करते हुए, उसको एक महत्व देते हुए, हमें क्वांटिटेटिव डायमेंशंस को तलाशना है और उन क्वांटिटेटिव डायमेंशन के साथ हमें उस क्वालिटेटिव पक्ष को प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये डोमिनेशन, इस डोमिनेशन को हमें समझना है। ये डोमिनेशन कई स्थितियों से शुरू होता है और नॉलेज एंड पावर के रिलेशंस के रूप में, कल्चर एज पावर के रिलेशंस के रूप में, कल्चर एज नॉलेज के रिलेशन के रूप में, ये हमें मिचेल फूको के विचारों के अंदर साफ साफ नजर आता है। और हैबरमास जब लेजिटिमेशन क्राइसिस की और क्रिटिकल पॉलिटिकल स्फीयर और पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं, तब इस डोमिनेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हमारे सामने उभर करके आते हैं। हम जब इनकी विस्तार से बात करेंगे तो ये चीजें आपके सामने और क्लियर होंगी। दूसरा जो सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें, फ्रैंकफर्ट स्कूल के विश्लेषण को करते हुए और क्रिटिकल सोशियोलॉजी को समझते हुए, इसकी वैचारिकी को समझते हुए, कि राष्ट्र राज्यों की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ नेशन स्टेट। किस तरह का राष्ट्र राज्य हमारे सामने है? क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या ये अथॉरिटेरियन है? क्या ये सेमी फासिस्ट है? क्या ये फासिस्ट है? क्या ये किसी तरह की हेजीमनिक कंस्ट्रक्शन को लेकर के ऑपरेट करने वाली प्रक्रिया है, या ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को मूर्त रूप देते हुए सही माने में डेमोक्रेटिक लिबरल ऑर्डर को हमारे अपने पॉलिटिकल प्रोसेसेस का और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाती है। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नेशन स्टेट का कैरेक्टर क्या है, उसकी अपनी नेचर क्या है, उसके अपने ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन सब के आधार पर हमारे अपने सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं। मीडिया का इफेक्ट हमारे ऊपर निर्धारित होता है। पब्लिक ओपिनियन की फॉर्मेशन हमारे सामने आती है। पॉलिटिकल लीडरशिप का कैरेक्टर हमारे सामने आता है। पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइजेज हमारे सामने आते हैं। आपने तो कई जगहों पर माइकल बुराबे को सुना होगा और माइकल बुराबे को कहीं संक्षेप में पढ़ा भी होगा। उन्होंने सोशियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर की जब बात की तो उसमें वो क्रिटिकल सोशियोलॉजी, एडवोकेसी, पॉलिसी सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, रेडिकल सोशियोलॉजी जैसे कई तरह के डायमेंशंस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सोशियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर है। क्या हम इस तरह के डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर नेशन स्टेट को समझने का प्रयास कर सकते हैं? भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र राज्य है? क्या ये लोकतांत्रिक है? और अगर लोकतांत्रिक है तो कौन सी लोकतांत्रिक विशेषताओं को ये अपनी राजनीतिक कार्य प्रणालियों के अंदर सम्मिलित करता है? क्या वर्तमान अमेरिकन राष्ट्र राज्य अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाने का दावा कर सकता है? और अगर वो दावा है तो किस प्रकार की विशेषताओं के साथ उस दावे को स्वीकारा जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं दोस्तों। सवाल इसलिए, जैसे मान लीजिए माइग्रेशन, माइग्रेशन का नेशन स्टेट के साथ बहुत गहरा संबंध है। अभी कुछ दिन पहले अमर्त्य सेन का एक स्टेटमेंट आ रहा था
जो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि माइग्रेशन को जाने बिना, उसका विश्लेषण किए बिना आप वैश्वीकरण की प्रक्रिया को नहीं जान सकते। इनफैक्ट वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट है माइग्रेशन का, लेकिन वह माइग्रेशन चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल किस्म का माइग्रेशन हो। अभी तो अब डायस्पोरा की बात होने लगी है, तो डायस्पोरा के अंदर लोग ये भी कहने लगे हैं कि इंटरनल डायस्पोरा और एक्सटर्नल डायस्पोरा, इन दोनों को समझना चाहिए। इंटरनल डायस्पोरा वो है जो एक राज्य से बहुत दूर किसी दूसरे राज्य के अंदर चला जाता है नौकरी की तलाश में। ये ये भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इस रूप में हमें कैसे मिल जाती है। और जो एक्सटर्नल डायस्पोरा है, वह एक्सटर्नल डायस्पोरा जिस देश के अंदर काम कर रहा है, वहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमी उससे कैसे प्रभावित हो रही है, और वह पॉलिटिकल इकोनॉमी अंततः किस तरह से पैरोकियल किस्म की आइडेंटिटीज को निर्मित करके कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को जन्म देती है। तो किस तरह का इंटीग्रेशन वहां पर आया, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट वहां पर आया, कैसे उपराष्ट्रीयताएं हमारी अपनी संस्कृति का हिस्सा बन गई, और उन उपराष्ट्रीयताओं को हम अपनी अस्मिता के साथ जोड़कर दूसरे देश के अंदर कैसे हम एक ट्रांसनेशनल कंटेक्स्ट में बात करने लगे। क्या ये दोनों, यानी सब नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म, ये एक दूसरे के साथ में यूनिटी ऑफ अपोजिट्स का हिस्सा हैं, या हम इनको देखने की कोशिश करें उस संदर्भ में कि ये विभिन्न देशों के अंदर और एक देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट ट्रेंड्स को हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी अभी जिसके बारे में आप देख रहे होंगे, चिन्मय टम्बे की स्टडी आई है सोशोलॉजिकल बुलेटिन के अंदर, जिसमें कि उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल डायस्पोरा के विभिन्न प्रकार के पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और अगर आप इसे चाहें फ्रैंकफर्ट स्कूल को बीच में शामिल करते हुए, तो ये जान सकते हैं कि इस तरह का ये जो इंटरनल माइग्रेशन है, यह इंटरनल माइग्रेशन कैसे डाइवर्सिटी को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और कल्चरल डाइवर्सिटी को हमारी अपनी सामाजिक जिंदगी का हिस्सा बना देता है, जहाँ संघर्ष भी हो जाता है और जहाँ एकता भी हो जाती है, जिसको कि आप भारतीय समाज के अंदर हाल फिलहाल के दौर में बहुत इमर्ज करते हुए देख रहे हैं। रिलीजन के अंदर, कास्ट के अंदर, रेस के अंदर, एथनिसिटी के अंदर, इन सभी संदर्भों में हमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। और एक राज्य की जो सब नेशनल आइडेंटिटी है, उसने जो इंटरनल डायस्पोरा है, उस इंटरनल डायस्पोरा के सामने अनेक तरह की प्रॉब्लमेटिक और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को जन्म दिया है। तीसरा एक ये भी हमको देखने का सवाल जो हमारे सामने आता है नेशन स्टेट की नेचर की व्याख्या करते हुए, कि मोनोपोली कैपिटलिज्म क्या होता है, एकाधिकारवादी पूंजीवाद क्या होता है। मार्क्स ने भी एकाधिकारवादी पूंजीवाद की बात की, लेकिन यह एकाधिकारवादी पूंजीवाद केवल फाइनेंशियल नहीं है, केवल इकोनॉमिक नहीं है, केवल एंटरप्रेन्योरल संदर्भ के साथ नहीं जुड़ता है, यह अनेक पक्षों के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि कैपिटल की व्याख्या अब कई तरीकों से की जाने लगी। वो कल्चर कैपिटल है, वो सिंबॉलिक कैपिटल है, वो पॉलिटिकल कैपिटल है, वो सोशल रिलेशन से रिलेटेड कैपिटल है। कई तरह की कैपिटल हमारे सामने आ जाती है, और उस कैपिटल में नॉलेज कैपिटल और टेक्नोलॉजी एज कैपिटल, और टेक्नोलॉजी के अंदर भी अब एआई जैसे जो पक्ष हैं, वो इंपॉर्टेंट कैपिटलिस्टिक डायमेंशन के साथ हमें देखने को मिलती है। तो मोनोपोली कैपिटलिज्म नाउ इट हैज गॉन बियॉन्ड इकोनॉमी, इट हैज गॉन बियॉन्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, इट हैज गॉन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। और इन सब का प्रभाव हमें किस तरह से देखने को मिलता है, इस मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म ने कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वीकन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन या यूनिसेफ इत्यादि की जो ग्रांट है, उस ग्रांट को कम कर देता है, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से वापस हो जाता है। इस तरह की जो स्थितियां हैं वो हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। तो कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने
बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो कि कॉरपोरेट कैपिटलिज्म और इस तरह की नेचर जो नेशन स्टेट की है वो चुनौती प्रदान कर रही है। और कहीं ना कहीं मोनोपोली कैपिटलिज्म अपने विस्तार के लिए, मोनोपोलाइजेशन के लिए वॉर टेक्नोलॉजी को और आर्म्स और एम्यूशंस के प्रोडक्शन को स्थापित कर रहा है, और कहीं शांति के नाम पर और कहीं किसी के नाम पर वॉर को लेजिटिमेसी प्रदान कर रहा है। तो ये भी हमें मोनोपोली कैपिटलिज्म के साथ देखने की जरूरत है। और एक और सवाल दोस्तों हमारे सामने आता है जो हम सब लोगों के लिए है। हम सब कहीं ना कहीं मेंटल लेबर या इंटेलेक्चुअल लेबर और मैनुअल लेबर के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या इस तरह के फ्रेम ने हमारे सामने अ, ये स्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम सब कहीं ना कहीं बुर्जुआ आइडियाज के प्रिजनर बन गए हैं। जो एक पूंजीवादी विचार है, उस पूंजीवादी विचार ने प्रोलिटेरियन कॉन्शियसनेस को अपने कब्जे में कर लिया है। फिर वो चाहे बुद्धिजीवी हो या फिर वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला श्रमिक हो, इन सब ने अपनी जिस वैचारिकी को डेवलप किया है, जिस चेतना को विकसित किया है, उसके अंदर बुर्जुआ आइडियाज के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें साफ साफ नजर आते हैं। और ये बुर्जुआ आइडियाज के कंपोनेंट्स के कारण हम कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटीज और पॉपुलिज्म के रूप में उभरने वाली जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको लेजिटिमेसी प्रदान करने लगे। मुझे लगता है कि इन सारे पक्षों की जो व्याख्या है, उस व्याख्या के लिए हमें फ्रैंकफर्ट स्कूल के विभिन्न विचारकों को और एज ए होल क्रिटिकल सोशियोलॉजी के विभिन्न पक्षों को समझने की जरूरत पड़ेगी। हम आगे के जो हमारे अपने वक्तव्य होंगे, उन वक्तव्यों के अंदर हम इन सभी विचारकों के दृष्टिकोण को शामिल करते हुए एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ नॉलेज को विकसित करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे प्रश्न करें और खुद और अपने मित्रों से कहें कि मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजिकल पाथवेज को सब्सक्राइब करें, ताकि ये विचार अनेक लोगों तक और विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।